अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जिसको जो बात करनी हो बराए मेहरबानी सिर्फ मैसेज करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो आपकी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग में आ रही होती है। हाँ जी, इतने कम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। मोहसान, तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटे? वालेकुम अस्सलाम राना साहब। चले भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। ठीक है भाई, आज हमारा चैप्टर क्या है? आज हमारा है चैप्टर नंबर 4। बिलावल साहब, आपने लिख के मैं लिखूंगा, मैं नोटिंग बंद कर दूं। आपने जो तो नुक्ते लगाए वो तो मिटा दें जरा। दो लाल नुक्ते लगाए आपने। हाँ, एक और है, एक और है। हाँ, जज़ाकल्लाह भाई। हाँ जी, तो हम आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, और चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा नाम है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हाँ हाँ, वो हो जाता है अक्सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने नोटिंग बंद नहीं करी। शेयरिंग करते हुए मैं बंद कर देता हूँ। तो भाई हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। तो भाई टॉपिक हमने पढ़ने हैं इसमें वो है 4.15। अच्छा जी, 4.15। देखो मैं तो सब पढ़ाऊंगा भाई, उसकी वजह ये कि फिर बात ही समझ नहीं आएगी कि आखिरी वाले को पढ़ लेंगे अगर हम पहले, तो फिर बात कैसे समझ आएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। जो चीज़ लिखने की होगी वो मैं बताऊंगा कि लिख लो। तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पे हम आते हैं। एलिमेंट में आप लोगों को पहले ही बता चुका भाई, एलिमेंट किसे कहते हैं। बेटा ताहा जो है वो
9th बी का है बेटे, था 9th बी में तुम्हारी मैथ हो रही होगी अभी, तो मैथ की क्लास ज्वाइन करो, तुमने केमिस्ट्री गलत ज्वाइन कर ली। हाँ भाई, तो हमारा चैप्टर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट हमने आज डिस्कस करना है कि एलिमेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता चुका कि भाई एलिमेंट्स किसे कहते हैं। हाँ भाई, याद करो एलिमेंट्स क्या थे। सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। एटम था वो तो। अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, यानी एटम सर की एलिमेंट डेफिनेशन में वो जो एटम। दूसरे, सर वो एलिमेंट वो जो दूसरे एलिमेंट के साथ वो नहीं हो रहा ना, जैसे H2O एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। H2 मॉलिक्यूल है, CO2 एटम्स वगैरह। कंबाइन होकर सर एलिमेंट्स बना सर होते हैं, ठीक है भाई। सेम एलिमेंट्स जब शेयरिंग ऑफ मिलते हैं ना, सेम एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। जब सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए एटम सारे सेम होने चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो इसीलिए जो है वो क्या बनाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन बनाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे तो कार्बन बनाएगा। तो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स टोटल अगर हम बात करें, अभी अभी हम रिसेंट 2020 की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है 118, ठीक है भाई। टोटल एलिमेंट्स की जो तादाद है, टोटल एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है कितनी भाई, 118 एलिमेंट्स, ठीक है भाई। नेम्स, नेम क्या, 118 के नाम भी बताऊं। टोटल कितने एलिमेंट है भाई, 118 एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू 2020। अब 2020 के हिसाब से 118 एलिमेंट है, तो ये पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, ठीक है जी। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं भाई, क्लासिफिकेशन को कहते हैं। क्लासिफाई करना था हमने एलिमेंट्स को, हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और एलिमेंट्स को क्लासिफाई हमने कैसे किया, हमने किस तरह से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, हमने ये डिस्कस करना है। हम क्लासिफाई किसी भी चीज को क्यों करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे अल्फाबेट्स है ना, ए से लेकर जेड तक। कभी सोचा कि ए के बाद बी क्यों आया, बी के बाद सी क्यों आया, सी के बाद डी क्यों आया। अल्फाबेट्स बने हुए भाई, क्लासिफाई हुए हैं, पहले से हुए भी थी कहानी, तो ये अल्फी क्लासिफिकेशन थी। इसी तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो ये सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई हुए। ये क्लासिफाई किए किसने किए भाई, साइंटिस्ट ने किए। क्यों किए, इन्होंने क्लासिफिकेशन इसलिए की ताकि वो हर एलिमेंट के मुतालिक बता सकें कि भाई ये जो है ना ये काम करेगा, ये जो है ना ये रिएक्शन करेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी, या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बनाया गया किसका, एलिमेंट्स का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नजर आ रहा होगा। देख लो इसमें एलिमेंट्स हैं, तो इनकी पीरियोडिसिटी है, यानी एलिमेंट्स क्या हुए, अरेंज हुए, इनको अरेंज किया गया और ये एक टेबल बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल कौन सा पीरियोडिक टेबल है भाई, ये पीरियोडिक टेबल कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या कहलाता है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ब्लर है यार, मुझे तो साफ नजर आ रहा है। हाँ जी, बुक में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कब, 1903 में या 1900 तो मैं अभी पूरी कहानी बताऊंगा कि ये कब बना, 1913 में शायद, या 1923 में जो है वो बनाया था।
और आज पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल को बने हुए तकरीबन कोई 107-8 साल हो गए, आज तक इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है भाई, आज तक इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि जिसने ये पीरियोडिक टेबल बनाया होगा वो कोई बहुत ही माहिर बंदा होगा कि इसके आज तक कोई इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। मगर इसको बनाने सर के ये लिए 118 है टोटल। ये 118 एलिमेंट है टोटल। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें ना, ये लिखो 118, ये रहा। ठीक है, वाओ। मैं तुम लोगों के साथ एक और बुक शेयर करता हूँ, रुको 1 मिनट। तुम लोगों के साथ एक और बुक शेयर करता हूँ ताकि तुम लोगों को चीज समझ में आए। मकसद मेरा है तुम्हारा माइंड क्लियर करना। ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल की एक किताब है, इसमें हर एलिमेंट बना हुआ है ना, मैं आपको इसी एलिमेंट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। द पीरियोडिक टेबल बुक, ठीक है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ, मैंने भी अभी तक ये किताब पूरी नहीं पढ़ी, बट इसमें से कुछ काम की बात है जो मुझे पढ़ानी होती है वो मैं पिक कर लेता हूँ। अब जैसे पीरियोडिक टेबल हमारे पास बना तो इन्होंने हर एलिमेंट की ना तस्वीर तक दिखाई है कि कौन सा एलिमेंट दिखने में कैसा होता है। जैसे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हाइड्रोजन पे, ये देखो सारी इन्होंने बातें बताई। ये देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताया इन्होंने कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। सर ये तो वही है जो आपने सेल्स बनवाए थे। क्या जी? हाँ जी, मैंने ये वैसे भी बना के दिखाए थे आप लोगों को ना। अच्छा बेटे, आवाज का तो मसला आज नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि सर एक बात सुना सर एक क्वेश्चन है। बेटे सर आप उस्मान सुन माइक रहे हैं? बंद कर लो। सर एक बात सुने ना, एक क्वेश्चन है बस, एक क्वेश्चन। जी जी। क्या सोबिया तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो सोबिया। बेटे एक तो आवाज ही नहीं जा रही होगी, हेडसेट लगा हुआ है और मैं कर नहीं रहा हूँ यार, तुमको तुझे रिमूव। आ रही है, तुझे आ रही है ना, तू बोल। कौन है सर ये? सर ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? भाई पता नहीं कौन है, सर एक मिनट मैं नाम पढ़ता हूँ। मैंने नहीं रिमूव कर दिया भाई। उस्मान उस्मान नाम तेरे था। दूसरी क्लास को क्यों नहीं आया था कोई? सर बेटा सर ये कौन था हमारे पता क्लास नहीं, बायो में भी आया था सर, ये बहुत ही बायो कोई में भी आया था। बदतमीज है। ठीक है ना, सर ये पता करें, ऐसे कोई थोड़ी ना आगे किसी की भी बिलावल मारना बोल नहीं है, देगा। बिलावल आराम से। नहीं मैं अब एक्सेप्ट बिलावल ही नहीं हौसला। करूंगा बेटे, किसी की पे कर ही नहीं रहा एक्सेप्ट। ये अभी मेरे पास अभी सेकेंडरी की क्लास में भी यही मसला आया। ठीक है, अभी ये इन्होंने ये दोबारा कोई आकर ये हरकत कर रहा है, नाम उस्मान का लिखा हुआ है, यानी मतलब लड़का क्लास का ही है। उस्मान नहीं होगा बट लड़का क्लास का ही कंफर्म। सर नाम कौन वाम है पता होगा लड़के को, किसी ना किसी का, लड़के का हमारी क्लास के, उसके नाम ये से एंट्री बिल्कुल हुआ उसी अभी। के सर नाम से फिजिक्स के एंटर हुआ है पीरियड ये। में भी आया था। सर फिजिक्स के पीरियड में भी आया था ये लड़का। हाँ बेटे, ये मुझे अभी पता चला कि फिजिक्स में भी हुआ है ऐसा कुछ काम ना। मैं तो लिंक शेयर कर रहा हूँ। चलो सर खैर ये छोड़ो। कोई ना तब कोई भी तो लिंक शेयर कर रहा है। अरे भाई कब तक करेंगे यार, कब तक करेंगे? एक दिन तो आएंगे ना, थक जाएंगे, करने दो। सर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तभी आता है ना। बेटा मैंने लगा दिया वेटिंग पे। ठीक है, अब मैं अभी अभी सही है सर सर। हसन से और मिस फिजा से यही बात करूंगा कि आप लोगों को एक नंबर अलॉट कर दें, वो नंबर सिर्फ आप ही को पता हो, तो आपको अपने नाम के साथ वो नंबर भी लिखना पड़ेगा। सर कोड नेम दे दिया जाए ना, कि कोड नेम से आया जैसे बच्चे का। हाँ जी बिल्कुल, तो इस पे इंशाल्लाह करते हैं डिस्कस। गलत। बड़ा ही कोई बेगैरत था कोई भी, जो भी था, गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त शदीद, कि क्लास डिस्टर्ब सर कर देते बहुत हैं। बड़ा। सर वही जाहिर सी आएगा। बात है, गुस्सा तो कंट्रोल आना है। अच्छा खासा पढ़ लेते, एकदम से आके वो कंट्रोल सर, पंचायत डाल के कंट्रोल चला गया, जाहिल का कंट्रोल। बच्चा। बदतमीजी कर रहा है। चलो खैर छोड़ो, बंद करो बात को। हाँ जी, मैं आ रहा था सर इस पे नाम पता चले एटॉमिक। तो बता जरूर दिएगा। भाई पता चलेगा तो मैं खुद भी कुछ कर सकता था, बट पता ही तो नहीं चलता, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना। अच्छा जी खैर, बात तो हम करेंगे ना बात सर, कर अगर रहे थे नाम पता चलेगा एटॉमिक तो। नंबर की ना। एटॉमिक बस यार नंबर बिलावल हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हमने देखो ये हाइड्रोजन का इससे पहले भी डिस्कस किया था, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, लिथियम का ये बना हुआ। फिर यहाँ पे एक एलिमेंट यूरेनियम का, देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई हुई है, ये देखो आप। पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, तो इसी तरह से एलिमेंट्स की फिलिंग हुई हुई है। ठीक है, एलिमेंट्स की बीच में फिलिंग। क्या और है? जी बीच में क्या है ये? बीच में सर न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस नहीं।
ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ग्रीन वाले प्रोटॉन है और लाइट कलर वाले जो है ना वो न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से बीच में जो है वो न्यूक्लियस। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। आगे आते हैं तो ये आया भाई, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग के बाद ये अब बना पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ये मोहतरम है जिन्होंने सबसे पहले बनाया था पीरियोडिक टेबल, इनका नाम है मेंडलीफ। ठीक है भाई, इन्होंने 1869 के अंदर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ, कुछ रिएक्शन से मुताल्लिक बातें हुई। हम इन बातों को ख़त्म करते हैं, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन ये एक देख रहे हो बल्ब के अंदर है। ये बल्ब के अंदर देख रहे हो थोड़ी सी हाइड्रोजन सर अभी गैस तो ट्रैप आपने की। टाइम हाँ जी, सर अभी तो आपने टाइम अलग बताया था टाइम लेवल का। डेट जो बताई थी सर 1913। एक ही बंदे ने बनाया अब तक। नहीं, 1969 में जो मेन काम किया वो मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ के बाद जो है वो हमारे पास मेन काम मेंडलीफ का था। मेंडलीफ के काम में भी कुछ गलतियां थी जो सही की थी 1913 के अंदर। वो मॉडर्न था, तो हम पांचों साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। फिर मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ये शायद डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सन के पास जो है ना वो हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा होती है, तो ये इन्होंने इसीलिए सन को भी शो किया। उसके बाद फिर हीलियम आएगा, अल्कली मेटल्स मेटल्स आएंगे। देखो ये लिथियम है, फिर आगे आएगा ये सोडियम है, फिर आगे आओगे ये पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद फिर आगे ये आया रुबीडियम, रुबीडियम के बाद फिर आगे आएगा सीजियम। तो इस तरह से ना इस पूरी किताब में 118 एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है जी, 118 में मैं आप लोगों को आखिरी एलिमेंट दिखाता हूं कि 118वां एलिमेंट कौन सा है। ये रहा भाई 118वां एलिमेंट, ऑगेंसन नाम है बंदे का। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया, और ये डिस्कवर हुए हुए भी बहुत टाइम नहीं हुआ। 2005 या 6 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था, और 2019 में इसको नाम दिया गया ऑगनेसन का। ठीक है जी, ये इसका देख लो स्ट्रक्चर है कि भाई इसके पास ये देखो, ये यहाँ पर लिख नहीं सकता मैं शायद, हाँ लिख सकते हैं, बल्कि हाईलाइट भी नहीं हो रहा यहाँ पे। खैर छोड़ो, नहीं हो रहा एडिट। तो इसमें देख लो माइनस में जो लिखे हुए ना, वो माइनस में 118 सर इलेक्ट्रॉन, कर लें। प्लस में 118 प्रोटॉन, और जिस पे कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब वो 117 वो 177 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह न्यूट्रॉन। से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हर चीज करके बताइए। मैं किताब ना एक काम करूंगा, ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, आप लोग जो है वो उसको देख लीजिएगा। ये तो मैं पीडीएफ दोबारा में से, है? पीडीएफ है ये, बिल्कुल एक पीडीएफ है। मैंने अभी डाउनलोड करी थी अपने पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये कुछ चीज़ें दिखा दी। मैं आ जाता हूँ दोबारा से कहाँ पर, अपने नोट्स पर। हम यहाँ नोट्स बना रहे थे, तो हम इन नोट्स को बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को डिस्कस करनी है वो है भाई कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हम तो डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था क्लासिफिकेशन को लेकर, उस साइंटिस्ट का नाम है डॉबर्नियर। ठीक है जी, डॉबर्नियर्स भी कहते हैं इसको। डॉबर्नियर्स ने एक लॉ दिया था, और इसने ये अपना लॉ 1829 में दिया था। ठीक है, इसके लॉ का नाम क्या है? इसके लॉ का नाम है लॉ ऑफ ट्राइएड। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ ट्राइएड। ये जो ट्राई है ना, ट्राई ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई का क्या मतलब होता है भाई? तीन। ट्राई का मतलब क्या है भाई? तीन। तो इसने क्या किया, इसने तीन तीन एलिमेंट्स का बनाया था ग्रुप। इसने क्या किया था? तीन तीन एलिमेंट्स का बनाया था क्या? ग्रुप। और ग्रुप बनाने के बाद उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। किस तरीके से किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
पहली एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि इसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ट्राई एट का मतलब है ग्रुप ऑफ 3। ट्राई एट का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ 3। 3-3 का ग्रुप बनाया। जैसे मैं अपनी क्लास है, आप लोगों की क्लास है, मैं इस क्लास में क्या करूं, 3-3 का ग्रुप बना दूं कि भाई 3 लोग ये काम कर लें, 3 लोग ये काम कर लें, 3 लोग ये काम कर लें। उसको मैंने नाम क्या दे दिया, ट्राई एट। ट्राई एट का मतलब क्या हो गया, 3 का ग्रुप। अब जैसे इसने क्या किया, एलिमेंट्स लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39। इसने काम क्या किया, इसने काम जो ये किया वो ये किया, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज या मीन किसे कहते हैं? सर एवरेज तो उसको कहते हैं ना जो सबका एक साथ निकलता हो। हाँ, कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 ऐसी कुछ नहीं था। नहीं भाई, परसेंटेज थोड़ी निकाल लो। सर प्लस करके डिवाइड करना होता है। एग्जैक्टली प्लस करके डिवाइड करना होता है। ठीक है, आपको सबको प्लस करना है और जितने भी नंबर्स को प्लस किया उसी नंबर से डिवाइड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर प्लस कर रहा हूँ तो डिवाइड किससे कराऊंगा, 3 से कराऊंगा। अगर मैं 5 नंबर को आपस में प्लस कर रहा हूँ तो उसे डिवाइड किससे कराऊंगा, 5 से कराऊंगा। तो इसने क्या किया, इसने इसको मैं अगर नाम दे दूं 1, इसको मैं नाम दे दूं 2 और इसको मैं नाम दे दूं 3 का। इसने क्या किया, इसने एलिमेंट 1 यानी 7 और 39 को प्लस किया और डिवाइड किससे कराऊं, 2 से। 2 से। 23। 2 से जब डिवाइड कराऊंगा तो ये बनेगा 46/2 यानी क्या आया, 23। ऐसा ही है। और ये 23 किसके बराबर है, सर के बीच वाले के ओ एन बराबर है, की। Na के। ऐसा ही है। तो इसने ये लॉ दे दिया। ठीक है, इसने ये लॉ दे दिया। क्या लॉ दे दिया बेटे, एवरेज निकाला ना हमने। इसका क्या निकाला, ये एवरेज या मीन निकाला। एवरेज या मीन उसे कहते हैं कि अगर आप किन्हीं नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो उतने से डिवाइड करा दो, उसे हम एवरेज या मीन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि भाई मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं, उन 25 की सबकी मैं हाइट मेजर कर लूं। ठीक है, उन सबको प्लस करूं और प्लस करके 25 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि भाई एक एवरेज हाइट कितनी है। फॉर एग्जांपल बिलावल की हाइट फॉर एग्जांपल है 5 फुट 8 इंच। ठीक है भाई, अब्दुल अहद की है 5 फुट 4 इंच, सुबहान की है 5 फुट 6 इंच, इसी तरह बिला उसकी राना हमजा की भी 5 फुट 8 इंच। यानी सबकी मैंने हाइट को क्या किया, प्लस किया और सबको मैंने जितने थे उन सबसे क्या करा दिया, डिवाइड। जैसे क्लास में 25 बच्चे तो मैंने 25 से डिवाइड करा दिया। जब 25 से डिवाइड करा दिया सर तो आपने मुझे ये करेक्ट पता हाइट चल गया बताई है। कि एवरेज हाइट कितनी होगी। ठीक है भाई, एवरेज हाइट कितनी होगी। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से अगर मैं सबकी परसेंटेजेस पूछ लूं, ठीक है, और उसके बाद मैं उन सबको प्लस करके 25 से डिवाइड करा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज परसेंटेज कितनी है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि जितने भी चीजें उनको प्लस कर रहे हो उतने ही से डिवाइड करा दो। 25 नंबर प्लस किए तो 25 से डिवाइड, 20 नंबर प्लस किए तो 20 से डिवाइड। तो इसीलिए हमने यहाँ 2 नंबर प्लस किए थे तो इसीलिए हमने डिवाइड किससे कराया, 2 से कराया। ठीक है भैया, समझ गए सर सुभान भाई? 7 नंबर और 39 करे थे सर, 7 और 39 प्लस करे थे। हाँ, 3 + 39 प्लस सर किया मतलब हाफ करना है। और 2 से डिवाइड कर दिया। सर मतलब हाफ करना है। हाफ नहीं करना है, एवरेज लेना है। सर के को क्यों नहीं किया? बेटे वो इन्होंने एक रूल बना दिया कि पहले और तीसरे एलिमेंट को, पहले और तीसरे एलिमेंट को अगर प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बीच वाले के बराबर होगा। इन्होंने ये सर ये रूल हर दिया। किसी पे आता है, हाँ जी, ये हर किसी सर पे तो सेम ये रहता है। अब ये लॉ इनका ना हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था इसलिए इनका लॉ फेल हुआ। सर अब ये ये फेल करना है। कहाँ होगा? ठीक है, क्या होगा, मतलब ये करना कहाँ होगा? करना नहीं होगा, ये सर मैं आप समझा रहा हूँ। मैं आपको ये बात लॉ समझा रहा हूँ, आपको ये लॉ याद भी नहीं करना है क्योंकि पेपर में नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि सर फेल समझा है। इसलिए रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस लॉ से आगे वाले लॉ की बात समझ आएगी कि भाई इसने क्या काम किया और अगले वाले ने क्या काम किया। और ओके। अगला वाला पढ़ना है। हाँ, हमने पढ़ना तो आखिरी वाला है मॉडर्न, जिसकी मैंने ऊपर तस्वीर लगाई, मगर इसको पढ़ने से पहले 4 लॉ पढ़ने जरूरी है।
अच्छा सर आपने क्या बता दिया? मैं अब इसकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट मैं उर्दू में बता रहा हूँ, जरा गौर से सुन लेना। इसने कहा कि अगर मैं पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज यानी मीन ले लूं, क्या ले लूं, एवरेज या मीन ले लूं, तो वो बराबर आना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट के। वो बराबर आना चाहिए किसके? दूसरे वाले एलिमेंट। कोई से भी 3 कोई एलिमेंट्स से ले भी लें। 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, पहले और तीसरे वाले को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो जवाब जो आना चाहिए वो किसके आना चाहिए? बराबर, बीच वाले के बराबर। बट इसका लॉ हर एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था। इसका जो लॉ है वो हर एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका अगर हम बीच वालों का यानी पहले और तीसरे का एवरेज ले रहे थे तो बराबर नहीं आ रहा था बीच वाले के, इसीलिए इसका लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब बराबर आने का मकसद ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्टली वही नंबर आ जाए, अप्रोक्सीमेटली आ जाए। अगर 23 और 23.5 आ रहा है तब भी बोलोगे चलो यार चल जाएगा। 82 था, 82.5 आ रहा है तो आप कहोगे भाई चल जाएगा। मगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। अब समझ आ गई बात? यस पक्की बात है, सबको आ गई? यस यस सर, ये सर। लॉ फेल है फिर क्या करना है? अच्छा जी। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, तो वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। सर ये लॉ अब तो यूज टू नहीं है ना? नहीं नहीं, अब तो यूज ही नहीं होता ये लॉ, फायदा ही नहीं है अब इस लॉ का। तो मगर मसला सा रही है कि हर नई चीज पढ़ने से पहले पुरानी चीज का पता हो ना, ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि नया कब आया। ठीक है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का वास है 35.5, ब्रोमीन का है 81 और इसका है 126.5। तो हम प्लस किसको करेंगे? पहले वाले को और तीसरे वाले को। यानी हम करेंगे 35.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा सर? हाँ जी, जब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो जवाब 81 आ रहा है। 81 आ रहा है, इसका मतलब ये बीच वाले के बराबर आ रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो सर वो पेपर वाला भी किताब करके में। दिखा था जिसमें लॉ फेल हो रहा है। हाँ, एक वो भी करके दिखाता हूँ ना जिसमें फेल हो रहा है। आ जाओ, एक हम ले लेते हैं जिसमें फेल हो रहा है भाई। चले जी। हाँ जी, मैं ले लेता हूँ सर तो ब्रोमीन। उन्होंने वो बात उन्होंने लॉ देने से पहले नहीं सोची। बेटे, लॉ देने के बाद ही तो गलती होती है। अब एक काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो मैंने पहले नहीं सोची ना कि मुझसे ये गलती होगी। लॉ तो आप पूरी प्रैक्टिस के साथ देते हैं तो सारी बेटे चीजें वो देखते हैं तो उन्हें देखें, नहीं पता उस वक्त चला। पहली बार इन्होंने ये कोई काम किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया था ना, तो इसलिए उन्हें अपनी गलती का अंदाजा ही नहीं था। हाँ, अगर इससे पहले कोई वो काम कर चुका होता तो उन्हें पता होता ये गलती उसने की है, मुझे नहीं करनी। इनकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं हुई थी शायद। यार 1829 में इन्होंने अपना लॉ दिया था, है ना। उस वक्त तो कोई अच्छा साइंटिस्ट पैदा भी नहीं हुआ होगा। इन्होंने कम से कम क्लासिफिकेशन तो शुरू करी ना एलिमेंट्स की, वरना पहले तो लोगों को एलिमेंट की क्लासिफिकेशन का भी नहीं पता था। ओके। ये भी सही है। चलो भाई, यहाँ पे ये लॉ होगा फेल। ठीक है, कैसे फेल होगा? पहले और तीसरे को क्या करें? प्लस 81 प्लस 210 डिवाइडेड बाय 2। 81 प्लस 210 डिवाइडेड बाय 2, जवाब आ रहा है 145.5। अब ये तो फेल। बराबर नहीं आ रहा, ये तो बराबर नहीं आ रहा, इसीलिए इसका लॉ क्या हुआ? फेल हुआ।
क्योंकि इन्होंने पता है क्या किया, ये जज्बात में आ गए, इन्होंने जज्बात में ये बात देखी, इन्होंने बोला यार मेरे तो सारे में हो रहे हैं, अब मैं सबको नहीं चेक करता, छोड़ो अब इसका मतलब सब में आएगा, इन्होंने लॉ दे दिया। फिर जब अगला साइंटिस्ट आया ना तो उसने उसमें सब चीजों को चेक किया, जब उसने चेक किया तो कुछ एलिमेंट्स का नहीं आ रहा था, उसने बोला नहीं भाई इनका तो लॉ बेकार है क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई नहीं हो रहा। फिर उसने एक नया लॉ दिया, जो नया लॉ इनका लॉ आया, रिजेक्ट किसने किया? हाँ जी, जो नया लॉ आया वो जो मोहतरम थे उनका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है जी, साइंटिस्ट है न्यूलैंड, इन्होंने ये अपना एक नया दिया, इन्होंने अपना लॉ दिया था 1863 में। ठीक है जी, 1863 में इन्होंने ये अपना लॉ दिया, और ये लॉ इन्होंने दिया तो लॉ में इन्होंने यहाँ क्या बात की उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले तो बताओ ऑक्ट का क्या मतलब होता है? सर 8। 8। सर 8 8। 8 ठीक है जी, ऑक्ट का मतलब क्या है भाई? 8। चलो माशाल्लाह आप लोगों को याद है क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था इसलिए। बिल्कुल। ठीक है भाई, 8। अच्छा जी, अब आते हैं हम कि इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले छोटे एलिमेंट्स को लिखा और उसके बाद बड़े एलिमेंट्स को लिखा। तो मैं भी लिख देता हूँ भाई यहाँ पर, चले भाई मैं लिखना शुरू करता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन, नियॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 16 सर एलिमेंट्स छोटे से इसने बड़ा है। अरेंज किए जी। सर सबसे पहले छोटे लिखे आपने। हाँ जी, सबसे पहले इसका एटॉमिक वेट अलग कलर से लिख देता हूँ ना मैं, ताकि आप लोगों को आ जाए समझ में कहानी। इसका एटॉमिक वेट 7, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 19, इसका 23, इसका 24, इसका 27, इसका 28, इसका 31, इसका 32, इसका 35.5, इसका 39 और इसका 40। ठीक है, सर इनका वेट ग्राम्स में था। एटॉमिक वेट है ना, AMU अच्छा अच्छा ठीक है। है ना, तो AMU में था इनका एटॉमिक मास। देखो भाई अरेंज कर दिया इन्होंने एटॉमिक मास को। अब देख लो, पहले छोटे बाद में बड़े, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे थे तो हमारे पास जो है वो इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को। इन्होंने यहाँ क्या बात ऑब्जर्व की, इन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि भाई ये पहला एलिमेंट है ना लिथियम, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट होगी उसके 8वें एलिमेंट पे। इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट होगी उसके 8वें एलिमेंट पे। यानी अगर ये पहला है तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। यानी प्रॉपर्टी रिपीट होगी कौन से पे? सोडियम पे। 8वें पे क्यों बात करी इसने? क्योंकि इसने अपने लॉ का नाम ऑक्टेव दिया। इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो रिपीट होगी कहाँ पर? 8वें एलिमेंट पे। यानी कार्बन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अलग कलर से करूं कार्बन, तो कार्बन की प्रॉपर्टी रिपीट कहाँ होनी चाहिए? पी पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किस पे सही। होनी चाहिए? SI पे होनी चाहिए। यानी कार्बन की प्रॉपर्टी कहाँ रिपीट होगी? SI पे होगी। फ्लोरीन की कहाँ होगी? Cl. Cl पे, Cl पे। क्लोरीन पे होगी। ठीक है भाई, तो Cl इसने ये बात कही कि भाई प्रॉपर्टी रिपीट होगी एट 8th एलिमेंट, 8वें एलिमेंट पे प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो गई तो इसने लॉ दे दिया इसको, और लॉ का नाम क्या बन गया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बट इसका लॉ भी फेल हो सही गया। वाला लॉ ठीक था, ये हाँ वाला जी, लॉ ये भी ठीक था। फेल है। नहीं था ना बेटे, ये भी ठीक नहीं था, क्योंकि इन्होंने जब लॉ दिया ना उस वक्त तक नोबेल गैसेस जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुई थी। जब इन्होंने लॉ दिया उसके कुछ अरसे बाद नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई, यानी यहाँ पर एक गैस डिस्कवर हुई जिसका नाम नियॉन है, और यहाँ एक गैस डिस्कवर हुई जिसका नाम आर्गॉन है। अब प्रॉपर्टी 9वें एलिमेंट पे रिपीट हो रही है। अगर अब मैं काउंट करूं कि भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, 9 प्रॉपर्टी कौन से पे रिपीट हो रही है? 9वें पे।
और अकलमंद ने पे? नाम क्या दिया था? ऑक्टेव। ऑक्टेव। नाम 8 पे था ना, इसीलिए लॉ फेल हो गया। अगर नाम 8 पे नहीं होता ना, लॉ चलता रहता। सर जरूरी है नोबेल सर तो गैसेस को नाम यहीं बदल देते। नाम नहीं बदल सर सकता था नाम ना बदल अभी। देते। नहीं अब प्रॉपर्टी नाम नहीं बदल रिपीट सकता हो था। अब रही है इसका कोई काम कोई और करेगा, तो इसका काम करने के सर, लिए सर प्रॉपर्टी तो रिपीट हो रही थी। हाँ प्रॉपर्टी रिपीट इस हो रही है, बट नवे एलिमेंट पे। हाँ, सर जरूरी दिखाएं है नोबेल कैसे गैस हो। यहीं पर ही फिट करें? हाँ नोबेल गैस आखिर में ही फिट होनी थी ना, क्योंकि ये देखो ना, क्यों? इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, इसके साथ 5। अच्छा चलो क्यों, नियॉन का जो वेट आया था वो था तकरीबन 21। ठीक है, तो अब वो तो ये 20 छोटे से 19 और बड़े की तरफ 23 जा के रही है इस दरमियान वजह में ही से। आनी चाहिए थी ना, यस सर। है ना जी। ये वजह थी कि वो आखिर में आई, वरना कहीं बीच में आ जाती तब भी 90 पे ही रिपीट होनी थी। सर बताएं प्रॉपर्टी सेम कैसे आ रही है इसमें। प्रॉपर्टी सेम कैसे आ रही है, चलो अब इसकी भी बात करता हूँ मैं आपसे। चलो भाई, अच्छा जी आ जाओ प्रॉपर्टी की बात करें। कार्बन, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। सिलिकॉन भी क्या बनाता है? 4। कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ना, वो जाइंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने डायमंड का नाम सुना है? यस। ग्रेफाइट का नाम जी जी सुना है? सर। नो। जी सर। जी ग्रेफाइट और डायमंड जो है ना, उनके स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं। तभी डायमंड ओके। इज द हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड जो है ना, वो हार्डेस्ट मटेरियल है पूरी दुनिया में। यानी अगर मैं डायमंड प्योर है और उसको लोहे पे रखूं और लोहे के ऊपर मैं उसे लोहे का हथौड़ा मारूं, तो डायमंड नहीं टूटेगा, लोहे में सुराख हो जाएगा, अगर वो प्योर डायमंड है। ठीक है जी। मतलब वही कार्बन के बैंगन जो फिल्म वाला एलिमेंट्स हैं, डायलॉग सर है ये। तो फिर उससे ज्वेलरी कैसे बनती है? बेटा ज्वेलरी कहाँ सर बनती है? डायमंड में डायमंड पूरा के सर पूरा डायमंड अंगूठी में में जहर होता है ना? हाँ नहीं, डायमंड में जहर नहीं होता बेटे। वो कोहिनूर में होता है शायद। वो नहीं नहीं, डायमंड सर में तो जहर नहीं ज्वेलरी होता। होता है। वो कुछ स्टोन्स आते हैं सर जिनमें नमक में होता है। होता है ना, ठीक है नमक जी। में होता जैसे है ना पहले जहर। जमाने में क्या होता था कि कोई अगर, जैसे आजकल हमारा वो जो अर्तुगरुल और ये कुर्लुस उस्मान वगैरह चल रहा है, तो पहले कोई गद्दार पकड़ा जाता था तो वो अंगूठी पे एक पत्थर लगा होता था, वो खा लेता था और मर जाता था। यस सर। इसीलिए पूछा आपने कि मैंने देखा है डायमंड वो जो है भी, वो, अर्तुगरुल में तो देखा वो है मैंने। कुछ, हाँ तो वो कुछ और एक कंपाउंड होता है, वो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके स्टोन्स बने होते हैं, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं ना, कलरफुल, या कीक वगैरह, ये जो पत्थर होते हैं वो उस तरह का एक पत्थर होता है। वो स्टोन खा लेते हैं तो उसकी वजह से वो एक जहर प्रोड्यूस हो जाता है या टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, तो डायमंड नहीं है। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। इसी तरह सिलिका, SI ना, सैंड को कहते हैं, मिट्टी को। और मिट्टी जो है ना, वो भी एक जाइंट मॉलिक्यूल है, एक बड़े मॉलिक्यूल है। या तो पत्थरों के देखो ना, मिट्टी के पहाड़ तक होते हैं, तो ये जाइंट है। यानी यस सर। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। कार्बन के भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सिलिकॉन के भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। बड़े बड़े ठीक है मॉलिक्यूल्स जी। हैं। तो ये इसलिए ओके, केमिकल ऐसे प्रॉपर्टी रिपीट हो इनकी रही है। सेम होती है, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। तो इस बेसिस पर हाँ इन्होंने यस इनको सर। क्लासिफाई किया था। ठीक है भाई, मैं ओके ये बात सर। को यहाँ पे रोक रहा हूँ। ठीक है, लिखना कुछ नहीं था, ठीक है। कुछ नहीं लिखना था। ठीक है। कल पढ़ेंगे लॉथरमेयर, ओके भाई। मेंडलीफ, और फिर मॉडर्न पे आएंगे। मॉडर्न लिखना है हमें। सिर्फ मॉडर्न लिखना नहीं, ये दो और जो है वो भी नहीं लिखना अभी। नहीं, 2 और हैं, वो भी नहीं लिखने अभी। ठीक है, ओके सर। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में अल्लाह हम जो है हाफिज। वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को अल्लाह ग्रुप पे हाफिज। एक किताब वो वाली सेंड भी कर दूंगा, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं यहाँ दे दूंगा, तो वो अपलोड कर देंगे। सर रिकॉर्डिंग क्यों, फिर जब लिखना ही नहीं है, ये समझ तो आ गया मुझे। भाई फिर भी कोई होगा जिसे नहीं आया होगा, कितनों ने तो क्लास नहीं ली अभी। हाँ ये भी है। नहीं सर आप भेज दीजिएगा। ठीक है जी, सर तो बिलावल ये को भी अपनी सही पड़ी है। हुई है। इंशाल्लाह कल जो है वो मिलते हैं फिर। ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। चार्ज कर लें आप। बिलावल आ जाओगे? हाँ तुम हाँ आ सही रहा कह हूँ रहे हो, मैं। चार्ज कर लें।